बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों आज हम जो हमने डेबिट और क्रेडिट के रूल्स डिवाइस किए थे पिछले वीडियो में समझे थे, उसके तहत एक एग्ज़ाम्पल सॉल्व करेंगे। और ये एग्ज़ाम्पल है जिसको हम आज सॉल्व करने जा रहे हैं कि आप एज्यूम कर रहे हैं कि आप खुद बिज़नेस स्टार्ट कर रहे हैं और इसमें तकरीबन 15-16 के करीब ट्रांजेक्शन्स हैं। इन ट्रांजेक्शन्स को हम जो है बेसिक अकाउंट इक्वेशन के तहत समझेंगे और उसके बाद डेबिट और क्रेडिट रूल्स को सामने रखते हुए इनको हम रिकॉर्ड करेंगे। तो मैंने इसका स्ट्रक्चर पहले से बना लिया है। इस पूरी एग्जांपल को गो थ्रू करके मैंने देख लिया है कि इसमें हमें कौन कौन से कॉलम्स चाहिए थे। अगर आप शुरू वाली वीडियोस रिकॉल करें कि जिसमें हमने अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन्स को एक टेबल की फॉर्म में रिकॉर्ड किया था बेसिक अकाउंट इक्वेशन में, तो वहाँ हमारे पास डिफरेंट अकाउंट्स जो है वो कॉलम्स की शक्ल में थे। लेकिन पिछली वीडियो में हमने ये डिस्कस किया था कि एक्चुअली जो अकाउंटिंग होती है वो प्लस और माइनस टर्म्स में नहीं होती जो हमने कॉलम में की थी, बल्कि वो लेफ्ट हैंड साइड एंड राइट साइड टर्म्स में होती है। तो ये अकाउंट जो यहाँ इस्तेमाल होने वाले हैं वो मैंने यहाँ बना लिए हैं ताकि हमें रिकॉर्ड करने में आसानी हो। और याद रखिएगा ये जो पहला कॉलम है ये डेट के लिए है तमाम अकाउंट्स के अंदर, जो दूसरा कॉलम है ये नरेशन के लिए है, ये जो तीसरा कॉलम है ये डेबिट के लिए है, और जो चौथा कॉलम है वो क्रेडिट के लिए है, और जो पांचवा कॉलम है वो बैलेंस के लिए है। हो सकता है ये चीज़ें आपको अभी इतनी ज़्यादा क्लियर ना हो रही हों, लेकिन जब पूरी एग्जाम्पल को हम कर लेंगे तो इंशाल्लाह ये चीज़ें आपको क्लियर हो जाएंगी। तो हम आगाज़ करते हैं और हम यहाँ देखते हैं कि जो पहला काम हुआ है अप्रैल 1 को, ये हुआ है कि यू स्टार्टेड बिजनेस विद ₹10,000 कैश एंड ₹20,000 इन बैंक। तो कुल 30,000 रुपये से बिज़नेस स्टार्ट किया। 10,000 रुपये आपने कैश में रखे हैं अपने बिज़नेस के अंदर और 20,000 रुपये आपने अपने बिज़नेस के बैंक अकाउंट में जमा कर लिए हैं। इसका मतलब अगर हम बेसिक अकाउंट इक्वेशन को रिकॉल करें तो हमारे पास एक्चुअली जो है वो दो एसेट्स आ रहे हैं। एक जो एसेट आ रहा है उसको हम कहेंगे कैश या कैश इन हैंड टू बी मोर स्पेसिफिक, और जो दूसरा एसेट है वो चूँकि बैंक बैलेंस जो है वो नकद की शक्ल में नहीं है, इसलिए हम इसको एक अलग एसेट में रिकॉर्ड करेंगे। ये हमारी एक अलग रिसोर्स है जिसको हम कहेंगे कैश एट बैंक या बैंक बैलेंस या बैंक अकाउंट बैलेंस। तो 30,000 रुपये हमारे पास एसेट में आ रहे हैं और इन 30,000 रुपये के एसेट बढ़ने के बाद इसकी सोर्स क्या है? इसकी सोर्स कैपिटल है। तो इस 30,000 रुपये को कैपिटल में रिकॉर्ड होना चाहिए। यानी अगर हम बेसिक अकाउंटिंग इक्वेशन रिकॉल करें तो एक तरफ हमारे पास एसेट बढ़ रहे हैं और दूसरी तरफ हमारे पास कैपिटल बढ़ रहा है। तो यहाँ हम डेट डाल देते हैं कि इट वॉज 1 अप्रैल, और इसके बाद हम नरेशन लिख देते हैं। नरेशन एक्चुअली जो एक्चुअली ट्रांजेक्शन हो रही है इसी को शॉर्ट करके इसी को मुख्तसर फॉर्म में हम लिख देते हैं ताकि हमें याद रहे कि हुआ क्या था। तो हम लिख रहे हैं कि स्टार्टेड बिजनेस, और स्टार्टेड बिजनेस के बाद कैश हमारा चूँकि आ रहा है, और आपको याद होगा जो रूल्स ऑफ डेबिट्स एंड क्रेडिट थे वो ये था कि एसेट प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंसेस इज इक्वल टू कैपिटल प्लस रेवेन्यू, लाइबिलिटीज प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यू। यानी ये हमारे पास जो साइड थी लेफ्ट हैंड साइड ये एक्चुअली डेबिट हो रही थी जब बढ़ रही थी, और जो राइट हैंड साइड है वो क्रेडिट हो रही थी जब बढ़ रही थी, और जो लेफ्ट हैंड साइड है ये जब कम हो रहे थे तो ये जो है वो क्रेडिट हो रहे थे, और राइट हैंड साइड जब कम हो रही थी तो वो डेबिट हो रही थी। तो ये दोस्तों मैंने आसानी के रूल्स यहाँ लिख लिए हैं। हमने इस बेसिक अकाउंट इक्वेशन वर्जन से स्टार्ट लिया था कि एसेट इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल माइनस ड्राइंग्स प्लस रेवेन्यू माइनस एक्सपेंस, और इसके बाद हमने पिछले वीडियो में देखा था कि हमें माइनस की साइन हटानी हो तो रियाजी के उसूल के मुताबिक इसको इक्वेशन की दूसरी तरफ ले जाते हैं। तो हमने कहा था एसेट प्लस ड्राइंग्स प्लस एक्सपेंस इज इक्वल टू लायबिलिटीज़ प्लस कैपिटल प्लस रेवेन्यूज़, और यहाँ से हमने रूल्स ऑफ डेबिट्स और क्रेडिट्स हमने डिवाइस किए थे। हमने कहा था ये तीन चीज़ें अगर इंक्रीज़ होंगी तो इनको हम जो है वो लेफ्ट हैंड साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, यानी कि डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे, और ये तीन चीज़ें अगर इंक्रीज़ होंगी करस्पॉन्डिंगली, अगर ये साइड इंक्रीज़ होगी तो लाजमन ये साइड भी इंक्रीज़ होगी, तो इनकी इंक्रीज़ को जो है वो हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करेंगे। और चूँकि इसकी इंक्रीज़ को हमने डेबिट साइड पे रिकॉर्ड किया है एसेट ड्राइंग्स और एक्सपेंस, तो लाजमन इनकी जो डिक्रीज़ है उसको हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा, और इनकी चूँकि इंक्रीज़ को क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड किया है तो इनकी डिक्रीज़ को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना पड़ेगा। तो इन असूल को सामने रखते हुए हम देखते हैं कि जब कैश बढ़ रहा है, एसेट बढ़ रहा है, तो इंक्रीज़ को डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो हमने 10,000 रुपये जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड कर लिए, और कैश एट बैंक भी बढ़ रहा है हमारे पास, तो कैश एट बैंक के लिए भी हम जो है वो 10,000 रुपये 20,000 रुपये जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं। 20,000 रुपये से बैंक बढ़ रहा है, और ये हेडिंग्स मैंने यहाँ डाली हैं और यहाँ नहीं डाली, बल्कि मेरा ख्याल है यहाँ भी डाल लें तो वो ज़्यादा मुनासिब होगा। सो
कॉपी कर लेते हैं। जनाब, तो ये भी हमारे पास डेबिट हुआ है और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो कैपिटल क्रेडिट हुआ है, तो ये मैंने एसेट को अलग कलर में किया है, लायबिलिटीज़ को अलग कलर में रखा है, कैपिटल को मैंने अलग कलर में रखा है। तो कैपिटल हमारे पास क्रेडिट हो रहा है 1 अप्रैल को, तो 1 अप्रैल हमने कहा कि स्टार्टेड बिजनेस, नरेशन यहाँ भी वही है और कैपिटल चूँकि हमारा क्रेडिट हो रहा है तो हम यहाँ भी ये कॉपी कर लेते हैं ताकि समझने में आसानी रहे। और कैपिटल को हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करते हैं 30,000 रुपये। तो ये पहली ट्रांजेक्शन की रिकॉर्डिंग हमारी जो है वो कंप्लीट हो गई। यानी अगर आप देखें कि हमने जो है कैश को डेबिट किया 10,000 से, कैश एट बैंक को डेबिट किया 20,000 से, तो कुल हमारे पास जो डेबिट या लेफ्ट हैंड साइड की पोस्टिंग आई वो 30,000 की आई और दूसरी तरफ जो राइट हैंड साइड की हमारे पास पोस्टिंग आई है, यहाँ लेफ्ट हैंड साइड पे कुछ नहीं है, वो 30,000 की आई है। इसके बाद अगर हम चाहें तो उसका बैलेंस भी वर्कआउट कर सकते हैं। इसका बैलेंस जो है वो एक ट्रांजेक्शन के बाद 10,000 ही है, चूँकि ये पहली ट्रांजेक्शन थी। इसका बैलेंस 20,000 है और इसका बैलेंस जो है वो 30,000 है। ठीक है। अच्छा, यहाँ बैलेंस में एक सवाल ये पैदा हो सकता है कि ये बैलेंस किस साइड का है, डेबिट साइड का है या क्रेडिट साइड का है। तो हम चाहें तो यहाँ एक कॉलम एक्स्ट्रा लगा सकते हैं जहाँ हम ये भी लिखते जाएँ कि बैलेंस डेबिट साइड का है, क्रेडिट साइड का है, क्योंकि बाज़ दफ़ा कोई डेबिट बैलेंस जो है वो क्रेडिट में भी कन्वर्ट हो जाता है, क्रेडिट बैलेंस डेबिट में भी कन्वर्ट हो जाता है। लेकिन अभी हमें इसकी ज़रूरत नहीं है तो इसलिए अभी हम इसको नहीं लिख रहे हैं। इसके बाद दूसरी ट्रांजेक्शन पे आते हैं। दूसरी ट्रांजेक्शन में ऑब्टेन्ड अ लोन फ्रॉम फैमिली ₹5,000 फॉर बिजनेस डिपॉजिटेड इन बैंक। किसी ने फैमिली में से हमने किसी से लोन लिया 5,000 रुपये और लेते के साथ ही उसको बैंक में जमा करा दिया। यानी एक तरफ तो हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, दूसरी तरफ चूँकि लोन लिया है तो हमारी लायबिलिटी बढ़ गई। इस लायबिलिटी को हम अकाउंट्स पेबल नहीं कहेंगे बल्कि इसको हम लोन पेबल कहेंगे। तो अगर हम इसको रिकॉर्ड करना चाहें तो हम यहाँ पे भी लाइंस इंसर्ट कर देते हैं ताकि हम हेडिंग्स जो है वो प्रॉपर्ली डाल पाएँ। और जनाब, मैंने जो हेडिंग्स थी वो तमाम अकाउंट्स में डाल दी और इसके बाद हम दूसरी ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे थे कि जिसमें हमने लोन लिया था। तो हमने कहा कि चूँकि हमने फैमिली से लोन लिया है तो 5,000 रुपये से हमारा बैंक बैलेंस बढ़ गया। तो ये 1 अप्रैल की ट्रांजेक्शन है। तो लोन फ्रॉम फैमिली, ये इसकी नरेशन लिख लेते हैं हम और नरेशन लिखने के बाद जो हमारे पास बैंक में पैसे आए हैं वो 5,000 आए हैं और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास जो बैंक बैलेंस इसकी वजह से हो गया है वो 25,000 हो गया है। और दूसरी तरफ ये कहाँ से आए हैं, ये हमारे पास लोन से आए हैं। तो यहाँ पे हम लिख लेते हैं कि 1 अप्रैल लोन फ्रॉम फैमिली, इसको अलाइन भी कर लेते हैं और साथ में हम कहते हैं कि चूँकि ये क्रेडिट हो रहा है तो इसको हम क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड कर लेते हैं 5,000 रुपये और इसका बैलेंस भी 5,000 रुपये क्रेडिट साइड पे है। तो ये हमारे पास दूसरी ट्रांजेक्शन को हमने रिकॉर्ड किया। तीसरी ट्रांजेक्शन पे चलते हैं। यू हायर्ड अ पार्ट टाइम असिस्टेंट एट एग्रीड सैलरी ऑफ ₹8,000 एंड ही जॉइन फ्रॉम 2 अप्रैल। तो हमने एक पार्ट टाइम असिस्टेंट को जो है वो उजरत पे रखा है, उजरत तय हो चुकी है, अपॉइंटमेंट हो चुकी है। 8,000 रुपये माहाना उसको देंगे चूँकि पार्ट टाइम है और 2 अप्रैल से यानी कि अगले दिन से उसने जॉइन करना है। तो जैसे कि हम पहले देख चुके हैं शुरू के लेक्चर्स में कि ये कोई अकाउंटिंग ट्रांजेक्शन नहीं है, बावजूद ये कि एक मुआहदा है, एक कॉन्ट्रैक्ट है, लेकिन चूँकि ना तो सर्विसेज का कोई तबादला हुआ है, ना कैश का कोई तबादला हुआ है, किसी इकोनॉमिक रिसोर्स का तबादला नहीं हुआ, इसलिए इसको हम रिकॉर्ड नहीं करेंगे। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में देखते हैं कि 2 अप्रैल को परचेज ₹1,600 ऑफिस स्टेशनरी विद कैश। तो इस ट्रांजेक्शन को हम रिकॉर्ड कर सकते हैं। एक तरफ स्टेशनरी बढ़ेगी, हमारे पास एक एसेट बढ़ेगा जिसको हम ऑफिस सप्लाईज कहते हैं और दूसरी तरफ हमारे पास दूसरा सेट कम होगा जिसको हम कैश कहते हैं। तो हम ऑफिस सप्लाईज को बढ़ा देते हैं। डेट हमारे पास 2 अप्रैल है। सो ऑफिस सप्लाईज को हम कहते हैं कि दिस इज 2 अप्रैल एंड परचेज्ड स्टेशनरी, ये इसकी शॉर्ट नरेशन लिख लेते हैं। नरेशन जो है वो कुछ मुख्तलिफ भी हो सकती है और ये जो अमाउंट है ये 1,600 रुपये है। चूँकि एसेट बढ़ा है तो इसको डेबिट करना है और दूसरा कैश का एसेट कम हो रहा है तो ये रूल है कि जो एसेट जब कम होता है तो वो क्रेडिट होता है, तो असली कम होने को हमें क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड करना है। तो कैश को हम क्रेडिट कर देते हैं 1,600 रुपये से और हम लिख देते हैं कि ये 2 अप्रैल को हुआ था और हमने परचेज्ड स्टेशनरी। ठीक है, तो इसके बाद हमारे पास जो कैश का बैलेंस बचेगा वो अगर 10,000 में से हम 1,600 निकाल लें तो हमारे पास 8,400 रुपये कैश का बैलेंस बचेगा।
अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं, पेड ऑफिस रेंट फॉर 6 मंथ्स ₹12,500 थ्रू चेक। हमने 6 महीने के लिए ऑफिस का रेंट दे दिया 12,500 रुपये, और 6 महीने का रेंट चूँकि एक साथ दिया है, तो एक शक्ल तो ये हो सकती है कि हम इसको रेंट एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें, यानी एक तरफ कैश कम कर लें और दूसरी तरफ हम ये कहें कि चूँकि बिज़नेस का खर्चा है, इस खर्चे का नुकसान जो है वो मालिक ने बर्दाश्त करना है, तो हम कहेंगे कि हमारी ओनर इक्विटी कम हुई है, यानी कि हम इसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करेंगे क्योंकि एक्सपेंस ओनर्स इक्विटी में से माइनस हो रहा होता है, और हम डेबिट क्रेडिट के रूल्स को फॉलो कर सकते हैं। लेकिन अगर इसको गौर से देखा जाए तो उमूमन हम अकाउंटिंग में जो हमारा पीरियड होता है एक्सपेंस रिकॉर्ड करने की खातिर, वो 1 महीना होता है। यानी अगर हमने कोई ऐसा खर्चा पे किया है जो 1 महीने के अंदर-अंदर उसकी सर्विस हमें रिसीव हो जाएगी, तो उसको तो हम एक्सपेंस ट्रीट करते हैं। लेकिन अगर वो 1 महीने से ज़्यादा का है, तो फिर हम कहते हैं कि ये असल में इसमें से 1 महीना जो है वो तो एक्सपेंस होगा। यानी 2 अप्रैल को हमने किराया दिया है, तो जो अप्रैल का किराया है वो तो एक्सपेंस होगा। इसको अगर हम 6 से डिवाइड कर दें, तो कोई तकरीबन जो है वो 2,125 रुपये बनेंगे, या 2,080 रुपये के करीब शायद कुछ बनेंगे, 80, 82, 83 रुपये। तो 2,080, 82, 83 रुपये जो भी इसकी अमाउंट बन रही है, वो हम कहेंगे कि वो तो हमारा एक्सपेंस है, लेकिन जो 5 महीने का हमने एक्स्ट्रा किराया दिया है, वो हमारा एक्सपेंस नहीं है, बल्कि ये हमारे पैसे हैं जो उसके पास रखे हुए हैं, हमने उसको दे दिए हैं। तो ये एक तरह का एसेट है हमारा, एक्सपेंस नहीं है। और इसको हम आपको याद होगा नेस्ले की रिपोर्ट, एनुअल रिपोर्ट में हमने डिस्कस किया था कि दिस इज़ अ काइंड ऑफ अ प्रीपेड एक्सपेंस और अ डिपॉजिट, एक तरह की ये एडवांस डिपॉजिट है। डिपॉजिट हम इसको इसलिए नहीं कहेंगे कि डिपॉजिट जो है वो इवेंचुअली वापस मिल जाती है, लेकिन ये पैसे हमें वापस नहीं मिलने, बल्कि इस पैसे में हमें सर्विस मिलनी है अगले 5 महीनों में। तो इसको हम एक और एसेट का नाम देते हैं जिसको हम कहते हैं प्रीपेड एक्सपेंस। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ इसको कि असल में ये जो है ये प्रीपेड एक्सपेंस के तौर पे हम इसको रिकॉर्ड करेंगे। अब जो 2 शक्लें हैं इसकी, एक शक्ल तो ये है कि 1 महीने का किराया हम एक्सपेंस में रिकॉर्ड करें और 5 महीने का हम प्रीपेड में रिकॉर्ड करें, और उसूली तौर पे तो यही होना चाहिए। लेकिन आसानी के लिए कि जो बंदा हमारा रिकॉर्ड कर रहा होता है अकाउंटिंग की, उसकी अपनी अकाउंटिंग चूँकि ज़रूरी नहीं है इतनी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग हो, तो हम तो उसको आसानी के लिए उसूल तय करके दे देते हैं, उसकी प्रैक्टिस की आसानी के लिए, कि हम ये उसको ये कहते हैं कि अगर तुम 1 महीने का कोई एक्सपेंस पे करो तो उसको एक्सपेंस में रिकॉर्ड करो, लेकिन अगर 1 महीने से ज़्यादा का भी कोई एक्सपेंस पे करो जिसकी मुद्दत वैलिडिटी 1 महीने से ज़्यादा की है, जिसमें सर्विसेज 1 महीने से ज़्यादा मिलनी है, तो पूरे अमाउंट को प्रीपेड में रिकॉर्ड करो, और महीने के आखिर में फिर उस प्रीपेड में से हम कुछ अमाउंट उठा के एक्सपेंसेस में रिकॉर्ड कर लेंगे। तो इसलिए हम इस कन्वेंशन को, इस प्रैक्टिस को फॉलो कर रहे हैं, उसूल को फॉलो नहीं कर रहे हैं यहाँ पे, कि इस पूरे अमाउंट को हम एसेट के तौर पे रिकॉर्ड कर रहे हैं। और उसूली तौर पे गलत है, क्योंकि अप्रैल में जो है अप्रैल का किराया एसेट नहीं है, वो एक्सपेंस है। तो ये काम हम अप्रैल के आखिर में करेंगे, कि जब अप्रैल की 30 अप्रैल आएगी तो फिर हम जाके उसमें से 1 महीना का किराया एसेट में से निकाल लेंगे और उसको एक्सपेंस में डाल देंगे। तो बहरहाल इस काम को एडजस्टिंग एंट्रीज कहा जाता है, उसको हम अगली वीडियो में देखेंगे। लेकिन अभी इस पूरी अमाउंट को अगर मैं एसेट में रिकॉर्ड करूँ, तो एक तरफ मेरा कैश जो है वो कम हो रहा है बाई चेक, तो कैश एट बैंक कम हो रहा है, और दूसरी तरफ मेरा एक दूसरा एसेट बढ़ रहा है जिसको मैं कहूँगा कि दिस इज़ अ प्रीपेड रेंट, कि मेरा एक तरह से मेरी डिपॉजिट है जो मेरे मालिक मकान के पास पड़ी हुई है। तो प्रीपेड रेंट को हम पहले डेबिट कर लेते हैं, ये प्रीपेड रेंट है, ये 2 अप्रैल को काम हो रहा है, ये हमारा एसेट है, पेड 6 मंथ्स रेंट, और इसको हम रिकॉर्ड कर लेते हैं 12,500। एसेट जब बढ़ता है तो लेफ्ट हैंड साइड में रिकॉर्ड होता है, डेबिट साइड पे, और ये लेफ्ट हैंड साइड है। और इसके बाद इसमें जो क्रेडिट हुआ है हमारा, वो कैश एट बैंक हुआ है, तो यहाँ हम लिखते हैं 2 अप्रैल, और हम कहते हैं कि ये जनाब हमारा जो है पेड 6 मंथ्स रेंट है, और इसके साथ हम कह देते हैं कि ये हमारा, इसकी वजह से हमारा कैश एट बैंक जो है वो 12,500 से क्रेडिट हुआ है। तो अब कैश एट बैंक जो मेरे पास बच जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद, चूँकि 25,000 था तो वो 12,500 ही बच जाएगा। तो ये हमने बैलेंस को भी अपडेट कर लिया, और हम अगर इसका बैलेंस निकालें तो इसका बैलेंस 1600 होना चाहिए ऑफिस सप्लाईज़ का, और प्रीपेड रेंट का बैलेंस 12,500 होना चाहिए। तो ये अब तक जितने अकाउंट हमने रिकॉर्ड किए हैं उनके हम साथ-साथ बैलेंसेस भी वर्कआउट करते हुए आ रहे हैं। अगली ट्रांजेक्शन कहा जा रहा है कि परचेज्ड यूज्ड ऑफिस फर्नीचर ₹6,000 पेड थ्रू चेक, कि हमने कुछ यूज्ड ऑफिस फर्नीचर खरीद लिया। ऑफिस फर्नीचर भी एक एसेट है, तो इसको भी हमने एसेट में रिकॉर्ड करना है। तो एक तरफ हमारा 6,000 से एक एसेट बढ़ रहा है और बैंक 6,000 रुपये से कम हो रहा है, तो अगेन हम 2 अप्रैल में एक एसेट को बढ़ाएंगे जो कि हमारा ऑफिस फर्नीचर है। तो वी से दिस इज ऑफिस फर्नीचर परचेज
यूज्ड फर्नीचर शॉर्ट नरेशन, और चूंकि कॉस्ट इसकी 6000 थी तो 6000 से हमने इसको बढ़ा दिया, इसका बैलेंस भी 6000 है। और 6000 से ऑफिस फर्नीचर बढ़ा, इसका जो काउंटर इफेक्ट है, जो दूसरी साइड का इफेक्ट है, वो ये हुआ कि हमारे पास बैंक बैलेंस 6000 से कम हो गया, तो हमने बैंक बैलेंस को 6000 से कम कर दिया, और 6000 से कम करने के बाद हमने बैंक बैलेंस को अपडेट किया, तो हमारे पास ये बैंक बैलेंस जो है ये 6500 रह गया। और यहाँ पे अगर हम देखें कि ये 2 अप्रैल को हुआ था, और ये था परचेज्ड यूज्ड फर्नीचर, तो ये हमारी ट्रांजेक्शन यहाँ रिकॉर्ड हो गई। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन में चलते हैं। कंप्लीटेड एन अकाउंटिंग असाइनमेंट फॉर अ क्लाइंट, हमारा काम अकाउंटिंग का था, एक क्लाइंट के लिए हमने अकाउंटिंग करके दे दी, एंड रिसीव ₹8000 थ्रू चेक, और उसने हमें 8000 रुपये जो है वो चेक की शक्ल में दिए, और हम एज्यूम करते हैं कि ये चेक हमने अपने बैंक अकाउंट में जमा भी करा दिया। तो इसका मतलब एक तरफ हमारे पास बैंक बढ़ गया, एसेट बढ़ गया, और ये पैसे कहाँ से आए, इस पे किसका हक है, इस पे ओनर का हक है, और ये बिजनेस का रेवेन्यू है, बिजनेस की आमदनी है। तो दूसरी तरफ हम ओनर इक्विटी को बढ़ाएंगे रेवेन्यू की फॉर्म में। तो एक तरफ हमारा कैश, ये दिस इज टेकिंग प्लेस ऑन 13th अप्रैल, सो दिस इज 13th अप्रैल, और हम कहते हैं कि जनाब ये रेवेन्यू अर्नड या अकाउंटिंग असाइनमेंट कंप्लीटेड, कुछ भी लिख सकते हैं जिससे बात समझ में आ जाए, क्योंकि ये सिर्फ समझाने की हद तक है। और ये हमारे पास बैंक बैलेंस बढ़ा है 8000 रुपये से, और 8000 रुपये से बैंक बैलेंस बढ़ने के बाद हमारे पास जो बैंक बैलेंस हो गया है वो 14500 हो गया है। और इसको भी हम राइट अलाइन कर लेते हैं तमाम को, इनको हम लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं तमाम को, और इनको भी हम लेफ़्ट अलाइन कर लेते हैं तमाम। तो ये 14500, तो 8000 रुपये हमारे पास कैश एट बैंक बढ़े हैं, और चूँकि ये रेवेन्यू से आ रहे हैं तो हम ये रेवेन्यू में लिखेंगे कि ये 13th अप्रैल को, और रेवेन्यू अर्न्ड है हमारा, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ सर्विस रेवेन्यू में। और चूँकि रेवेन्यू जो बढ़ता है, तो यहाँ हम देख चुके हैं कि रेवेन्यू का बढ़ना जो है वो क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो एसेट का बढ़ना डेबिट साइड पे था, रेवेन्यू का बढ़ना क्रेडिट साइड पे है। और इसके बाद हम देखते हैं कि हमारे पास रेवेन्यू का जो बैलेंस होगा वो भी 8000 रुपये क्रेडिट साइड पे होगा। हम बैलेंस के सारे इस वक्त साइड नहीं लिख रहे, आखिर में हम ये एक्सरसाइज मुकम्मल करेंगे। विड्रू कैश फ्रॉम बैंक ₹5000, बैंक से कैश ड्रॉ किया है, और ये पर्सनल यूज़ के लिए ड्रॉ नहीं किया, बल्कि अपने इस्तेमाल के लिए, बिज़नेस के इस्तेमाल के लिए ड्रॉ किया है। बैंक से पैसे निकाल के अपने बिज़नेस के कैश में डाल दिए। तो 16 अप्रैल को ये काम हो रहा है, तो हमारा बैंक बैलेंस कम हो जाएगा और कैश इन हैंड बढ़ जाएगा। तो हम कहते हैं कि 16 अप्रैल को हमारा विथड्रू फ्रॉम बैंक, हमारा कैश जो है वो 5000 रुपये से बढ़ गया, और कैश को हम 5000 रुपये से बढ़ा देते हैं, और हम देखते हैं कि ये हमारे पास 13400 हो जाएगा। और इसके बाद हमारे पास बैंक से जो है वो पैसे कम हो गए, तो यहाँ हम लिख लेते हैं 16 अप्रैल विथड्रू कैश, बावजूद कि हम सेम नरेशन लिख सकते हैं, लेकिन मैंने कैश के अकाउंट में ये लिखा है कि ये पैसे बैंक से आए हैं, और बैंक के अकाउंट में ये लिखा है कि ये पैसे असल में हम कैश की शक्ल में अपने ऑफिस में ले गए, ताकि बात को समझने में ज़्यादा आसानी हो। और कैश एट बैंक हमारा 5000 से क्रेडिट हुआ, और इसके बाद हम देखेंगे कि हमारा जो बैंक बैलेंस यहाँ पे है वो 9500 बच जाएगा। अगली ट्रांजेक्शन में हमसे कहा जा रहा है कि कंप्लीटेड एन अकाउंटिंग असाइनमेंट फॉर अ क्लाइंट मिस्टर बी ऑन क्रेडिट फॉर ₹10,000, कि अब हमने उधार पे एक सर्विस करके दी है, और जैसे कि हमने स्टडी किया था कि हमारा जो एसेट बढ़ रहा है यहाँ पे, वो अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है, क्योंकि वो पैसे उस पैसों पे हमारा दावा है जो इस वक्त हमारे क्लाइंट की जेब में पड़े हुए हैं, तो ये हमारा अकाउंट रिसीवेबल है, चूँकि हमने सर्विस डिलीवर कर दी है, इसलिए हमारा दावा पक्का हो चुका है। और दूसरी तरफ ये एसेट कहाँ से बढ़ रहा है, इसकी सोर्स क्या है, इसकी सोर्स रेवेन्यू है, जिसका फ़ायदा ओनर इक्विटी को होगा, और ओनर इक्विटी के अंदर जो रेवेन्यू का अकाउंट है उसको हम बढ़ाएंगे। तो एक तरफ हम अकाउंट रिसीवेबल को बढ़ाते हैं, ये काम 21 अप्रैल को हो रहा है, तो 21 अप्रैल को हम यहाँ लिख लेते हैं दिस इज़ 21 अप्रैल, और हम कहते हैं कि सर्विसेज प्रोवाइडेड क्रेडिट, और चूँकि विड्थ मैंने कम रखी है इसलिए छुप जाता है, ये हमारे पास अकाउंट रिसीवेबल बढ़ रहा है 10,000 रुपये से, और अकाउंट रिसीवेबल का बैलेंस इस ट्रांजेक्शन के बाद 10,000 हो जाएगा। और ये 10,000 आए कहाँ से हैं, ये जो कि रेवेन्यू से आए हैं, तो यहाँ हम रेवेन्यू लिख लेते हैं 21 अप्रैल, और ये रेवेन्यू हमारा जो हो रहा है, इसको कॉपी कर लेते हैं यहाँ पे दोनों को, और हमारे पास रेवेन्यू
क्रेडिट होता है, रेवेन्यू जब बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, तो रेवेन्यू का टोटल जो है वो इस ट्रांजेक्शन के बाद 18,000 हो गया। याद रखिएगा कि हम जब इंडिविजुअल ट्रांजेक्शन रिकॉर्ड कर रहे हैं तो हम टोटल को नहीं देख रहे, हम इस डेबिट और इस क्रेडिट को देख रहे हैं। यहाँ आप देखें डेबिट 10,000 का है, क्रेडिट भी 10,000 का है। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन पे आते हैं, रिसीव हाफ पेमेंट फ्रॉम मिस्टर बी। ये जो मिस्टर बी को हमने सर्विसेज दी थी उसने आधे पैसे हमें दे दिए, चूँकि कुछ लिखा नहीं हुआ कि कैश में दिए बैंक में दिए, तो हम एज्यूम करेंगे कि कैश में दिए हैं। तो 24 अप्रैल को हमारे पास कैश बढ़ गया 5,000 रुपये से, तो हम 24 अप्रैल में कैश को बढ़ाएंगे और हम लिखेंगे रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और ये हमारे पास 5,000 रुपये आए हैं और हमारे पास ये जो बैलेंस बन जाएगा ये 18,400 रुपये बन जाएगा इस ट्रांजेक्शन के बाद। और कैश एट बैंक जो है इसमें कोई कमी नहीं आई हमारा, बल्कि अकाउंट रिसीवेबल कम हुआ है। मिस्टर बी से जो पैसे रिसीव होने थे वो कम हो चुके हैं। तो 24 अप्रैल रिसीव्ड फ्रॉम कस्टमर, और चूँकि अकाउंट रिसीवेबल कम हो रहा है तो हम जो है इसको 5,000 को यहाँ डेबिट क्रेडिट करेंगे, क्योंकि जब एसेट कम होता है तो क्रेडिट होता है, और हमारे पास जो बैलेंस बच गया इसका वो भी 5,000 बच गया। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है जो पोटेंशियली थर्ड लास्ट ट्रांजेक्शन है कि परचेज सम ग्रोसरी फॉर पर्सनल यूज़ फ्रॉम कैश रुपीज़ 1520। अब तो ये बिज़नेस के कैश से हमने अपनी पर्सनल ग्रोसरी खरीदी है। ये बिल्कुल ऐसा ही है कि हमने बिज़नेस से पैसे निकाले, अपने घर पे ले गए और उसके बाद उन पैसों को अपने पर्सनल इस्तेमाल भी किया लिया। तो हम कहेंगे कि ये चूँकि बिज़नेस का खर्चा नहीं है, ये पर्सनल खर्चा है, तो हम कहेंगे कि पैसे आपने बिज़नेस से निकाल दिए हैं। यानी एक तरफ आपका एसेट कम हो रहा है, दूसरी तरफ आपकी ओनर इक्विटी कम हो रही है ड्राइंग्स की फॉर्म में। तो ड्राइंग्स जब बढ़ती हैं, यानी कि ओनर इक्विटी कम होती है लेकिन ड्राइंग्स बढ़ रही हैं, तो ड्राइंग्स का बढ़ना जो है यहाँ उसूली तौर पे हम देख चुके हैं कि ड्राइंग्स का बढ़ना जो है वो डेबिट में रिकॉर्ड होता है, और दूसरी तरफ जो कैश कम हो रहा है तो कैश का कम होना जो है, एसेट का कम होना जो है वो क्रेडिट में रिकॉर्ड होता है। तो पहले हम कैश कम कर लेते हैं। ये काम हुआ है 25 अप्रैल को, सो 25 अप्रैल को हम कैश कम कर लेते हैं। तो हम कहते हैं विथड्रू फॉर पर्सनल ग्रोसरी, और कैश हमारा 1520 रुपये से कम हो गया है, और इसके बाद हमारा ये जो बैलेंस बच गया है वो बच गया है 16,880 रुपये, और ड्राइंग्स हमारे पास जो है वो बढ़ गई हैं। तो हम 25 अप्रैल ड्राइंग्स में लिखेंगे यहाँ पे कि सेम विथ फॉर पर्सनल यूज़, ग्रॉसरी के लिए हमने ये पैसे निकाले बिजनेस से, और ड्राइंग्स जब बढ़ती हैं तो डेबिट होती हैं, तो ड्राइंग्स का हमारा जो बैलेंस है वो 1520 जो है वो डेबिट साइड पे बैलेंस आ गया हमारा। इसके बाद अगली ट्रांजेक्शन है जो सेकंड लास्ट ट्रांजेक्शन है, रिसीव रुपीज़ 4,500 इन एडवांस फ्रॉम मिस्टर सी फॉर हिज अकाउंटिंग असाइनमेंट टू बी स्टार्टेड फ्रॉम 28 अप्रैल बट टू बी कंप्लीटेड नेक्स्ट मंथ। कि हमने उसके लिए कुछ काम करके देना है, उसने 4,500 रुपये एडवांस दे दिए हैं। काम अगले दिन से शुरू हो जाएगा, कुछ काम अप्रैल में होगा और ज़्यादातर काम जो है वो मई में जाके ख़त्म होगा। तो हम ये कहेंगे कि 4,500 जो अभी हमें मिले हैं ये आमदनी की शक्ल में नहीं है, क्योंकि हमने सर्विसेज डिलीवर नहीं की, बल्कि सर्विसेज डिलीवर करनी है। तो ये हमारे ऊपर एक तरह का कर्जा है। तो एक तरफ हम जो है वो कैश को बढ़ाएंगे, तो 4,500 से हम कैश बढ़ा लेते हैं। ये काम हो रहा है 27 अप्रैल को, सो 27 अप्रैल एडवांस फ्रॉम कस्टमर, और ये हमें पैसे मिल रहे हैं 4,500। तो हमारा ये बैलेंस बन रहा है, इसको मैं ज़रा फॉर्मूले के फॉर्म में लगाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो 14,000 रुपये ये बैलेंस बन गया, और ये 4,500 डेबिट के साथ क्रेडिट कहाँ जाएगा? ये हमारे पास एक तरह का कर्जा है, हमारा रेवेन्यू नहीं है। और ये कर्जा जो है, चूँकि हमें इस कर्जे को अपनी नॉर्मल बिजनेस डीलिंग्स के अंदर कैश में वापस नहीं करना, इसलिए हम इसको लोन पेबल में रिकॉर्ड नहीं कर सकते। ये कोई हमने चीज़ खरीदी भी नहीं है इसके अगेंस्ट में कि जो इसमें हमें कैश वापस कैश में पेमेंट करनी हो, इसलिए अकाउंट्स पेबल में भी इसको रिकॉर्ड नहीं कर सकते, बल्कि इसको हम रिकॉर्ड करेंगे कि ये हमारा अनअर्न्ड रेवेन्यू है। अनअर्न्ड रेवेन्यू और एडवांस फ्रॉम कस्टमर, एडवांस फ्रॉम कस्टमर अनअर्न्ड रेवेन्यू भी एक लायबिलिटी है, लेकिन इसको हम अलग रखते हैं क्योंकि इसके अगेंस्ट में हमें कैश नहीं देना बल्कि सर्विसेज देनी है। तो हम यहाँ रिकॉर्ड करते हैं कि हमारे पास जो है वो एडवांस फ्रॉम, अच्छा ये जो काम था ये यहाँ नहीं हुआ था, आई थिंक ये चूँकि कैश में हुआ है तो इसको हमें कैश में ही रिकॉर्ड करना चाहिए। तो इसको हम यहाँ से बैंक से हटा देते हैं, मैंने गलती से बैंक में रिकॉर्ड कर लिया है, तो इसको मैं कैश में रिकॉर्ड कर लेता हूँ। और कैश में रिकॉर्ड करने के बाद मेरा जो बैलेंस बचेगा
कैश का वो ये हो जाएगा। और अगेन ये डेबिट साइड है, इसकी क्रेडिट साइड जो है वो हमने कहा कि हमारे पास एडवांस फ्रॉम कस्टमर यहाँ आएगी, तो हम इसको यहाँ रिकॉर्ड कर लेते हैं कि ये हमारा कर्जा है, और ये हमने यहाँ रिकॉर्ड किया इसको, क्योंकि ये जब कर्जा बढ़ता है तो क्रेडिट होता है, 4500 क्रेडिट में रिकॉर्ड किया, और ये भी हमारी क्रेडिट साइड है, इसको हम अलाइन कर लेते हैं। और आखिरी ट्रांजैक्शन रिसीव इलेक्ट्रिसिटी बिल रुपीज़ 1700 नॉट येट पेड, कि महीने के आखिर में 29 अप्रैल को हमें इलेक्ट्रिसिटी का बिल रिसीव हो गया 1700 रुपये का, लेकिन अभी पे नहीं हुआ, लेकिन चूंकि हमने बिजली इस्तेमाल कर ली है, सर्विसेज यूज़ कर ली हैं, इसलिए ये एक किस्म का कर्जा है। तो एक हम कहेंगे कि एक तरफ हमारा लायबिलिटी बढ़ गई, और दूसरी तरफ ये चूंकि बिजनेस का खर्चा है, इसका नुकसान कौन उठाएगा, इसका नुकसान जो है वो ओनर उठाएगा। तो हम कहेंगे कि ये हमारा ओनर इक्विटी कम हो गई, और ओनर इक्विटी किस फॉर्म में कम हुई, एक्सपेंस के बढ़ने की वजह से ओनर इक्विटी कम हुई। तो एक तरफ हम एक्सपेंस लिखेंगे, एक्सपेंस जब बढ़ता है तो हम देख चुके हैं कि एक्सपेंस का बढ़ना जो है वो डेबिट साइड पे रिकॉर्ड होता है, तो हम इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस को बढ़ाएंगे। इलेक्ट्रिसिटी एक्सपेंस हम लिख लेते हैं 29 अप्रैल, और इसको हम लिखते हैं कि इलेक्ट्रिसिटी बिल रिसीव्ड, पेमेंट नहीं किया हमने, लेकिन 12 चूँकि खर्चा तो है तो उसको रिकॉर्ड तो करना है, और दूसरी तरफ चूँकि पेमेंट नहीं की तो अब इसकी शक्ल कर्जे की है, तो इसको हम कहेंगे कि हमारा अकाउंट्स पेबल है 29 अप्रैल रिसीव्ड इलेक्ट्रिसिटी बिल, और इसको हम अलाइन भी कर लेते हैं। और जब लायबिलिटी बढ़ती है तो हमें पता है कि वो क्रेडिट होती है, तो इसका बैलेंस भी क्रेडिट में है, और यहाँ इसका बैलेंस जो है वो डेबिट साइड पे 1700 रुपये। तो बैलेंस हमने अभी साइन के बगैर बैलेंस रिकॉर्ड किए। तो ये सारी चीज़ें जो है हमने अब डेबिट क्रेडिट के रूल्स को मद्देनज़र रखते हुए रिकॉर्ड कर ली। अब आप थोड़ा सा रिकॉल करें उस रिकॉर्ड को जो हमने इससे पहले वाली वीडियो में रिकॉर्ड किया था, शुरू वाली, जब हमने अकाउंटिंग इक्वेशन के अंदर चीज़ें रिकॉर्ड की थी, वो उनको निस्बतन समझना आसान था, और उसको भी मैं खोल लेता हूँ ताकि समझने में आसानी हो। जी दोस्तों, तो ये वो स्लाइड है जो हमने उस वीडियो में, पिछले वीडियो में देखी थी, कि जब हमने एक बिज़नेस के ट्रांज़ैक्शन को अकाउंटिंग इक्वेशन की फॉर्म में रिकॉर्ड किया था। और आप देखें कि यहाँ पे काफ़ी सारी जगह जो है वो ज़ाया हो रही है, और ये सिर्फ 10 ट्रांज़ैक्शन है। बज़ाहिर तो ये तरीका ज़्यादा अच्छा नज़र आता है, ज़्यादा इफेक्टिव नज़र आता है, लेकिन थोड़ी देर के लिए सोचिए कि अगर इन 10 अकाउंट के अलावा मेरे पास जो है वो बहुत ज़्यादा अकाउंट्स हों। टिपिकली एक बिज़नेस के अंदर जो है वो हज़ारों में अकाउंट्स होते हैं, हज़ारों में। तो अगर 1000 कॉलम्स हों, और 1000 कॉलम्स के बाद एक दिन के अंदर जो है वो 10,000 ट्रांज़ैक्शन हो, तो इस रिकॉर्ड को मेंटेन करना निस्बतन ज़्यादा मुश्किल होगा, बनिस्बतन इस रिकॉर्ड को जिसको हमने यहाँ मेंटेन किया है। इसलिए प्रैक्टिकली जो है वो अकाउंटिंग जो है वो इसी शक्ल में हो रही होती है। ये अलग बात है कि वो एक्सेल में नहीं होती उमूमन, क्योंकि एक्सेल की अपनी लिमिटेशंस हैं, और इसके लिए अपने इसके स्पेशलाइज्ड प्रोग्राम डिज़ाइन किए जाते हैं, लेकिन उसूली तौर पे कॉन्सेप्चुअली काम यही चल रहा होता है जो हमने यहाँ किया है। तो इसमें आप देखें कि इसमें कहीं भी जो है वो एक ट्रांज़ैक्शन की वजह से हमारी जगह जो है वो निस्बतन इतनी ज़्यादा जो है वो ऑक्यूपाई नहीं हो रही। चूँकि हमने डेटा ज़्यादा लिखा है, यहाँ डेट्स भी लिखी हैं, नरेशन भी लिखी है, इसलिए बज़ाहिर जो है जगह ज़्यादा ऑक्यूपाई हो रही है, लेकिन ये प्रैक्टिकल सेंस में ये तरीका ज़्यादा इफेक्टिव है। और इस सारे काम को करने के बाद अब जो है हम इस वीडियो को यहाँ क्लोज़ करते हैं। अगली वीडियो में हम देखेंगे कि कुछ काम इससे पहले किया जाता है, कुछ काम इसके बाद किया जाता है, और वो तमाम चीज़ें मिलके जो है वो अकाउंटिंग साइकिल को तश्कील देती हैं। अगली जो 2-3 वीडियोस हम देखेंगे, उन 2-3 वीडियोस को इसी वीडियो के कॉन्टेक्स्ट में समझा जाएगा। तो ये एक्सेल की फ़ाइल, और जो है इसको मैं कोशिश करता हूँ कि इस एक्सेल की फ़ाइल को भी मैं यूट्यूब पे पोस्ट कर दूँ, ताकि आप में से जो लोग इसको क्वेश्चन को और इसके सॉल्यूशन को देख अपने पास रखना चाह रहे हैं वो उसको रख भी लें। हमारी अगली डिस्कशन अगली वीडियोस की सारी इसी कॉन्टेक्स्ट के अंदर होगी। तो अभी हमने इस वीडियो के अंदर हमने सिर्फ एक एग्जांपल को समझा है, किस तरह से डेबिट और क्रेडिट के अंदर हम चीज़ें जो है वो रिकॉर्ड करते हैं। शुक्रिया।